निश्चय इस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का संबंध है दलबदल कानून से, मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या से। हल्का सा प्रश्न है, देखते हैं चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे आंसर क्या है। हाल ही में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में आरोप लगाया है कि वहां जो मंत्री परिषद का विस्तार करा गया है उसने 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का उल्लंघन किया है। कांग्रेस के अनुसार इस समय सदन में विधायकों की प्रभावी संख्या 206 है और कुल मंत्रियों की संख्या 34 है, जो कि इनकी कुल संख्या के 15% से अधिक है। कांग्रेस का ऐसा मानना है। अगर देखें तो मध्य प्रदेश के विधानसभा की जो सदन की कुल संख्या है वो 230 है। तो अगर सदन की कुल संख्या के 15% के हिसाब से देखेंगे तब ये 34 ये 15% के नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। और अगर हम प्रभावी संख्या के हिसाब से देखेंगे जो कि 206 है तो उसके हिसाब से ये इसको पार करेगा। तो कांग्रेस का कहना है कि प्रभावी संख्या देखनी चाहिए। और 91वें संविधान संशोधन में क्या लिखा है, 164(1)(a) मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यहाँ लिखा है सदन की कुल संख्या का 15% से अधिक। तो कांग्रेस कह रही है कि इसमें वो न्यायिक मदद लेगी और इसकी सही व्याख्या होगी। इस वजह से 91वां संविधान संशोधन अधिनियम और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल संख्या का 15% ये चर्चा में है। इसकी वजह से प्रश्न बनाए गए। ये जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये आपने पॉलिटी पढ़ी है उसमें देखा होगा। इसका संबंध दलबदल कानून से भी है। जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से दलबदल कानून बना था उसमें 2 प्रावधान थे, टूट का प्रावधान और विलय का प्रावधान। अगर पार्टी के 1/3 सदस्य अलग होते थे तब उसे पार्टी में टूट माना जाता था और इन्हें दल बदल के तहत इनकी सदस्यता नहीं जाती थी। इसी प्रकार अगर 2/3 सदस्य अलग होते थे इसे विलय माना जाता था और इसमें भी सदस्यता नहीं जाती थी। लेकिन 91वें संविधान संशोधन से इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब अब अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य उससे अलग होते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? दल बदल कानून से भी संबंधित है। टूट वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया इसने और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या भी तय करता है 15%। आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त एंड बी। नेक्स्ट, हाल ही में सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा। यह किस देश में स्थित है? चीन, नेपाल, भूटान। देखते हैं क्यों है चर्चा में। हाल ही में चीन ने पूर्वी भूटान में स्थित सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर अपना दावा किया। इससे पहले उसने भूटान के इस क्षेत्र पर कभी भी अपना दावा नहीं किया था। हालांकि भूटान के कुछ क्षेत्र हैं जैसे जकलंग घाटी, पसामलंग घाटी और चुम्बी घाटी, इन पर वो अपना दावा करता रहा है। लेकिन अभी हाल ही में उसने वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 58वीं मीटिंग थी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने इस वन्यजीव अभयारण्य के लिए कुछ वित्त पोषण का प्रावधान किया था, जिसका चीन ने विवाद किया और कहा कि ये भूटान और चीन के मध्य विवादास्पद क्षेत्र है और उसने इस पर अपना दावा किया, जिस वजह से ये चर्चा में है। देखिए, ये भूटान, ये चाइना, ये अरुणाचल प्रदेश, ये वाला क्षेत्र है सक्तांग वन्यजीव अभयारण्य। सक्तांग वन्यजीव अभयारण्य, इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, तो चीन ने भी अपना दावा किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, भूटान। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक वैश्विक पर्यावरण सुविधा के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। ये भी हमने देखा, जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 58वीं मीटिंग हुई जिसमें चीन ने इस क्षेत्र पर दावा करा था, उस पर क्वेश्चन। वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक अंतर सरकारी फंड है। इसकी सरकारें इसमें धन एकत्रित कराती हैं। तो चर्चा में क्यों है वो तो हमने देख ही लिया कि अभी इसकी 58वीं मीटिंग थी, उसमें चीन ने भूटान के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर अपना दावा किया। तो चर्चा में है तो देख लेते हैं। 1992 में इसको स्थापित किया गया था। अंतर सरकारी फंड है, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता है
इसका स्लोगन है हमारे गृह में निवेश और विश्व बैंक इसके ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। ये आपने पढ़ा ही होगा, जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, उसके बाद इसको स्थापित करा गया था। उद्देश्य क्या था कि जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इसमें पैसा डालेंगी, विकसित अर्थव्यवस्थाएं, और विकसित देशों की मदद की जाएगी जिससे वो भी पर्यावरण के क्षेत्र में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर सकें और उसके प्रभावों से बच सकें। इसके लिए अंतर सरकारी फंड बनाया गया था। आंसर हमारा इससे हो जाएगा, लेकिन कुछ और इसके पॉइंट देखते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में जो कुछ बड़े काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं उनमें है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCD, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स TOP एंड मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। इन सब के लिए वित्त मुहैया कराता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। इनके अलावा एक मॉन्टियन प्रोटोकॉल है, उसके लिए सीधे वित्त उपलब्ध नहीं कराता, लेकिन उसके क्रियान्वयन में कुछ मदद करता है। आंसर देखते हैं इसका। विश्व बैंक इसका ट्रस्टी है, ठीक है, और चूंकि इसमें सभी देश की सरकारें कुछ पैसा देती हैं विकसित देशों की और वो विकासशील देशों को दिया जाता है, तो एक ऐसा फंड है, ये अंतर सरकारी फंड है। दोनों ही कथन सही है, सत्य पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट, हाल ही में लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर LRO, संक्षेप में इसे LRO नाम से ये फेमस है, ये अंतरिक्षयान LRO अंतरिक्षयान चर्चा में रहा। यह किस देश का मिशन है? इसरो का, नासा का, जाक्सा का, या फिर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी? देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर अंतरिक्षयान ने चंद्रमा के अध्ययन से कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त किए हैं जिसके अनुसार चंद्रमा की निचली सतह में लौह तथा टाइटेनियम जैसी धातुओं की मात्रा जितनी अनुमान लगाया गया था उससे काफी अधिक है, जिस वजह से ये LRO मिशन चर्चा में है। और इसमें एक उपकरण लगा गया है, उसका नाम भी याद रख लेना, मिनिएचर रेडियो फ्रीक्वेंसी, मिनी RF, ऐसे ये चर्चा में है। ये दोनों किसके हैं? नासा के। नासा का लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर, और उसमें लगाया है ये उपकरण। ये नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है, वर्तमान में चंद्रमा के ध्रुवों का मानचित्रण कर रहा है। 2009 में इसे भेजा गया था और पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो धातुएं उपस्थित हैं उनका पता लगाने के लिए ये भेजा गया था। ये चर्चा में है, इसे ध्यान रखेंगे। आंसर हमें पता चल गया किसका मिशन है, नासा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? कोरबा छत्तीसगढ़, जयपुर राजस्थान, कच्छ गुजरात, रीवा मध्य प्रदेश? देखते हैं क्यों चर्चा में है। तो न्यूज में है कि प्रधानमंत्री 10 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिस वजह से चर्चा में है। और भारत में ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर ऊर्जा परियोजना है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील में इसको बनाया जा रहा है और इसके लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, इन्होंने मिलकर एक संयुक्त कंपनी बनाई है जिसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ये इसको बना रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील में। 750 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, सिंगल यूनिट की। और इसमें इफेक्ट ये भी याद रख सकते हैं कि विश्व बैंक ने भी इसमें कुछ परियोजना में कुछ ऋण उपलब्ध कराया है, मतलब उसकी सहायता से उसको बनाया जा रहा है। और इसमें एक फैक्ट ये भी है कि ये यहाँ से जो ऊर्जा बनेगी उसका 24% हिस्सा दिल्ली मेट्रो को आपूर्ति किया जाएगा। ये इनका अनुबंध है कि उसने इसको खरीदने का अनुबंध किया है दिल्ली मेट्रो ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? D, रीवा मध्य प्रदेश। वीडियो आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।